दोस्तों कहते हैं कि कभी धूप तो कभी छाया और कभी भूत का साया। ये कहावत बिल्कुल मेरी जिंदगी पर फिट बैठती है। जनवरी की वो ठंड और मेरे एग्जाम के उस महीने में जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। कभी बस से सफर करते हुए निकलना पड़ता तो कभी ट्रेन से सफर करना पड़ता। एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद जब मैं शाम को बस स्टॉप पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारे गांव जाने वाली बस यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर तो मैं ट्रेन से पहुंच गया था, लेकिन अब ट्रेन का भी कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे में अब मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कैसे निकलूं। उधर मेरा दोस्त रितेश भी काफी हताश हो गया था। हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते थे। तभी रितेश ने मुझसे कहा, भाई मुझे लगता है कि आज हम दोनों यहीं पर रुकने वाले हैं, क्योंकि ना ही तो हमें कोई बस मिल रही है और ना ही ट्रेन का कोई ठिकाना है। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद आज की रात हमें यहीं पर बितानी पड़ेगी। जिस तरह से आज बस और ट्रेन की दिक्कत हो रही थी, तो उस हिसाब से तो अब हमारा सफर तय कर पाना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। उसके बाद मेरे दोस्त रितेश ने कहा, एक काम करते हैं, हम दोनों नेशनल हाईवे पर निकल जाते हैं। वहां पर कोई ना कोई गाड़ी वाला हम दोनों को लिफ्ट दे ही देगा। उसकी बात सुनकर मुझे भी लगा कि उसका कहना सही था। कोई आदमी तो होगा जो भलाई करने के लिए रोड पर सफर कर रहा होगा। उसके बाद में और रितेश हम दोनों पैदल पैदल हाईवे पर निकल पड़े। हम दोनों रास्ते पर चल ही रहे थे कि हमने देखा कि वहां से गाड़ियां तो बहुत गुजर रही थी, लेकिन हम जिस भी गाड़ी के सामने हाथ दिखाते तो वो गाड़ी वाला गाड़ी को रोकने के बजाय और भी रफ्तार बढ़ा देता। मुझे लगा कि शायद कोई भी ड्राइवर लिफ्ट देने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमें पैदल ही चलना होगा। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर आगे एक पुराना बस स्टॉप पड़ता था और वहां से लमसम हर गांव की बस निकलती थी। लेकिन उसमें दिक्कत वाली बात ये थी कि उस तरफ के एरिया में काफी कम लोग ट्रैवल किया करते थे। लेकिन हम दोनों के पास समय काफी था, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों 11 किलोमीटर के इस सफर को 3 से 4 घंटे में आराम से तय कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोनों आज रात को यहाँ रुकने की बजाय पहले उस बस स्टॉप की तरफ ही निकले और वहां से बस पकड़कर अपने गांव निकल जाते हैं। हमने किया भी बिल्कुल वैसा ही। हम दोनों तेज तेज उस बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे और बस स्टॉप की दूरी अब यहाँ से ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे लिए दिक्कत ये थी कि अब हम दोनों के पैर जवाब देने लगे थे। इतने में ही हमें पीछे से 2 हेडलाइट चमकती हुई नजर आई और उसको देखते ही हम दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। दोस्तों हमें लगा कि शायद कोई तो होगा जो हमें लिफ्ट दे सके। ठीक से देखने पर पता चला कि ये एक ट्रक था जो हल्की रफ्तार के साथ इसी रास्ते पर चला आ रहा था। उस ट्रक की हल्की रफ्तार लाजमी थी, क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा टूटा हुआ था और संकरा रास्ता होने की वजह से ट्रक को भी चलने में दिक्कत होती थी। फिर वो ट्रक जैसे हमारे पास आने लगी तो हमने उस ट्रक के सामने हाथ दिखाया। पहले तो हमें लगा कि शायद ये ट्रक वाला भी अपनी ट्रक को नहीं रोकेगा, लेकिन उसके बाद वो कोई भला आदमी निकला जिसने हमारे बगल में ले आकर ट्रक को रोक दिया। जैसे ट्रक हमारे बगल में रुकी तो हम दोनों ने ड्राइवर साहब से बोला, अरे भाई साहब, यहाँ से ठीक 11 किलोमीटर आगे जो बस स्टॉप है, आप हमें वहां तक छोड़ सकते हैं क्या? मेरी बात सुनकर उस ड्राइवर ने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर क्या था, मैं और मेरा दोस्त भागते हुए जल्दी से ट्रक के अंदर बैठ गए। उस ड्राइवर ने भी ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही ट्रक का गियर डालकर ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। तभी मैंने उस ड्राइवर से पूछा, अरे भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस रोड के ऊपर हमने लगभग 100 ड्राइवर से लिफ्ट मांगने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने भी हमें लिफ्ट नहीं दी और आपने बिना कुछ सोचे समझे ही पहली बार में हमें ट्रक में बिठा लिया। मेरी बात सुनते वो ट्रक वाला हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने बोला, भाई साहब, आप जिस रास्ते पर पैदल पैदल सफर तय कर रहे हैं ना, वो रास्ता असल में कोई मामूली रास्ता नहीं है। अगर आप थोड़ी देर और सफर तय करते हैं तो शायद आपकी जिंदगी दहशत के समुद्र में डूब जाती है और नकारात्मक चीज आपको बहुत परेशान करती हैं। दोस्तों उस आदमी की बात सुनकर मैंने बोला, भैया आप किस तरह की नकारात्मक शक्तियों की बात कर रहे हैं? तब जाकर उस ड्राइवर ने बताया कि इस रास्ते पर अक्सर भूत पिशाचों का जिक्र होता है। यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों का कहना है कि रात में यहाँ पर 7 स्थानों पर 7 खोखा डैन लिफ्ट मांगते हैं। अगर आप उनको लिफ्ट नहीं देते तो वो आपका पीछा करती हैं, और अगर आप उनको लिफ्ट दे देते हैं तो फिर वो आपको वहीं आखिरी नींद सुला देती हैं। उस आदमी की बात सुनकर मेरा कलेजा एक बार के लिए तो जोरों से धड़कने लगा, मगर फिर उसके बाद मैंने उस आदमी से बोला, लेकिन भाई साहब,
अगर आप इन चीज़ों का इतना अनुभव रखते हैं तो फिर आपने हमें बिना कुछ सोचे समझे ही लिफ्ट क्यों दे दी? दोस्तों, ये बात मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बोला, क्योंकि मैं इस रास्ते पर रात दिन सफर करता हूँ और मुझे इस रास्ते के बारे में अच्छे से मालूम है कि यहाँ किस टाइम पर क्या करना है। मेरा तो काम ही यही है कि बस इस रास्ते पर सफर करता रहूं। उस आदमी की बातों को जानना बड़ा ही मुश्किल था। जिस तरह से वो आदमी अपनी बातें बताता, उससे तो ऐसा ही लगता मानो कि इसकी बातों में काफी गहराई छुपी हो। उसके बाद मेरे दोस्त रितेश ने बोला, लेकिन भाई साहब, हमने तो कभी भी डायन को नहीं देखा कि आखिर डायन होती कैसी है? तभी उस ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो, आज मैं तुम दोनों को डायन भी दिखा दूंगा, और वो भी एक नहीं बल्कि 7 और 7 बार। उस आदमी की इस बात ने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था कि दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस आदमी से कुछ कह सकूं। फिर मेरे दोस्त रितेश ने एक बार फिर से उस आदमी को छेड़ते हुए बोला, देखिए भाई साहब, मुझे तो डायन से बड़ा डर लगता है, आप उसे ट्रक के अंदर मत बुला लेना। शायद रितेश को लग रहा था कि उस ट्रक ड्राइवर ने ड्रिंक किया हुआ है, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तभी उस ड्राइवर ने कहा, तुम्हें मेरी बातें सिर्फ मजाक लग रही होंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ मैं उस ड्राइवर की गंभीर बातों से डरा हुआ था, तो दूसरी तरफ मेरा दोस्त रितेश को अभी भी मजाक ही सूझ रहा था। इतने में ही हमें ऐसा लगा जैसे कि ट्रक किसी चीज से बहुत ही जोर से टकराई थी। ये टकराने की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां बहुत ही जोर का धमाका हुआ। उसके बाद रितेश एकदम से चिल्लाते बोला, अरे भाई साहब, थोड़ा कम पिया करो, दिख नहीं रहा तुमने किसी इंसान को कुचल दिया है। ये बात सुनते उस ड्राइवर ने कहा, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम अपने काम से काम रखो। रितेश को अब उस ड्राइवर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो उस ड्राइवर पर दोबारा भड़कते बोला, तुम्हारी वजह से हम भी पुलिस केस में फंस जाएंगे, तुम एक काम करो, हम दोनों को यहीं उतार दो। इससे पहले कि रितेश कुछ और बकवास कर पाता कि उस ड्राइवर ने कहा, तुम दोनों जरा एक बार ट्रक के साइड मिरर में देखो। उसकी बात सुनते ही जैसे हमने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो उसके बाद हम दोनों के शरीर में सनसनी मच गई। हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब है क्या। दरअसल हमने देखा कि अभी अभी ट्रक ने जिस शख्स को कुचला था वो एक महिला थी। उसका खून पूरी तरह से सड़क पर फैला हुआ था, लेकिन दूसरे ही पल वो तुरंत ही उठकर बैठ गई और खड़ी होकर ट्रक के पीछे पीछे भागने लगी। अब ये देखने के बाद मैं और रितेश दोनों ही बुरी तरह से सहम गए। हमने उस ड्राइवर को बोला, भाई साहब, ट्रक को थोड़ा स्पीड में भगाओ वरना आज हमारा किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी उस ड्राइवर ने कहा, लेकिन आपके दोस्त को तो नीचे उतरना है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप नीचे उतरें और पैदल इस रास्ते को अंजाम दो। उस ड्राइवर की बात सुनकर के अब मैं और भी ज्यादा घबरा गया। तभी रितेश ने उस ट्रक ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ते बोला, भाई मुझसे गलती हो गई, हम दोनों को किसी भी तरह से इस भयानक रास्ते से निकाल दो। हमारी बात सुनकर उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक को फिर से रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया। फिर हमें लगा कि ये ट्रक ड्राइवर हमारे लिए भगवान बन सकता है। आज हम इस भयानक मुसीबत में फंस जाते तो वही ट्रक ड्राइवर ने भगवान की तरह आकर हम दोनों की रक्षा की है। हम दोनों अब तक तो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ट्रक के सामने मुझे एक और महिला नजर आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि इस महिला के हाथ में एक जलता हुआ दिया था और वो उस दिए को लेकर रास्ते के बीच में खड़ी थी। हालांकि उसने ट्रक की दिशा में एक बार भी नहीं देखा। उस ट्रक ड्राइवर को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने ट्रक को पूरी रफ्तार के साथ उस महिला के ऊपर चढ़ा दिया। और जैसे इस ट्रक उस महिला से टकराई तो एक बार फिर वैसा ही हुआ जैसा हमने पिछली बार महसूस किया था। लेकिन इस बार उस ड्राइवर ने हमें पहले मना कर दिया था कि इस बार हमें गलती से भी उस डैन की तरफ नहीं देखना है, खासकर हमें कांच की विंडो में देख कर दो, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने इस गलती को दोहराया तो फिर हमारे साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इसलिए मैं और मेरे दोस्त चुपचाप ही ट्रक के अंदर बैठे रहे। जैसा वो ट्रक ड्राइवर कहता हमें वैसा ही करना पड़ता। थोड़ी दूर सफर तय करने के बाद हम उस दूसरी जगह से भी आगे निकल गए थे। लेकिन तीसरी बार जो हुआ वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे भयानक हादसा था। मुझे लगा था कि शायद ये ट्रक ड्राइवर हम दोनों को यहाँ से सही सलामत निकाल लेगा, लेकिन क्या हो जब एक घर को सुरक्षित करने वाली दीवार ही घर को बर्बाद करने लग जाए। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जिस व्यक्ति पर हमने पूरा विश्वास जताया था आखिर में वही हमारे लिए काल बन गया। जैसे ट्रक आगे बढ़ी
तो अचानक ही रितेश ने गलती से अपने हाथ में मौजूद अपने फ़ोन को नीचे गिरा दिया। और जैसे ही रितेश उस फ़ोन को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसके बाद उसने जो देखा उसे देखकर तो उसका पूरा बदन ही ठंडा पड़ गया। उसने मुझे हल्के से हाथ से छुआ और बोला, भाई हम जिस ट्रक के अंदर बैठे हैं उसका ड्राइवर इंसान नहीं है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। आगे मैं खुद समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। उसके बाद मेरे दोस्त ने इशारा करते हुए उसके पैरों की तरफ देखने को बोला और मैंने जैसे उस ड्राइवर के पैरों की तरफ देखा तो मेरी तो हवा ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि उस ड्राइवर के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहे थे। उसके उन भयानक पैरों को देखकर अब मेरी सांसें भी फूलती जा रही थी। फिर मैंने रितेश को हल्की सी आवाज में बोला, भाई एक बात याद रखना, हमें इस आदमी को इस चीज़ का एहसास नहीं होने देना है कि हम इसकी सच्चाई जान चुके हैं। हमें जितना छुपा कर रखना है उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा और मौका पाते हम दोनों इस ट्रक से नीचे कूद जाएंगे और फिर यहाँ से बचकर भाग जाएंगे। मेरा आइडिया रितेश को भी काफ़ी हद तक सही लगा और उसके बाद रितेश ने भी चुप्पी साध ली और हम दोनों बस उस ड्राइवर की हर हरकत पर नज़र रखने लगे। समय बीतता गया और ट्रक रफ्तार के साथ आगे बढ़ती गई। हम दोनों को बस इसी चीज़ का डर सता रहा था कि कहीं वो ड्राइवर हम दोनों को किसी गलत जगह पर ना उतार दे, वरना हम सीधा मौत से ही मुलाकात करेंगे। तभी मेरे दोस्त रितेश ने कहा, भाई आगे का एरिया मुझे काफ़ी साफ सपाट लग रहा है, हम दोनों को यहीं पर उतर जाना चाहिए। शायद हम दोनों की ये गुपचुप उस आदमी के समझ में पड़ गई थी, इसलिए उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, मुझे मालूम है तुम दोनों मेरी सच्चाई जान चुके हो, लेकिन मैं तुम दोनों को अभी नहीं मारूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी भागते हुए ट्रक से नीचे कूदने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मारूंगा या फिर नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन ट्रक से गिरते ही तुम दोनों किसी पत्थर की तरह टूट जाओगे। उसने ऐसा ही दिखाने के लिए ट्रक के अंदर मौजूद एक पानी की बोतल उठाई और उसे ट्रक के सामने फेंक दी। जैसे वो बोतल ट्रक के सामने गिरी तो वो एकदम से फट गई। शायद उस ट्रक के अंदर कोई ऐसी स्पेशल एनर्जी थी जो उस हैवान को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाती थी। उसके बाद मैंने उस ट्रक ड्राइवर से बोला, तुम हम दोनों को अपने ट्रक में बैठाकर कहाँ ले जा रहे हैं, सच से बताओ वरना मैं इस ट्रक से नीचे कूद जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसने बोला, अभी तुमको कूदना है तो कूद जाओ, क्योंकि बाद में तुम दोनों को ट्रक से नीचे कूदने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों को मैं जल्दी तुम्हारे अंतिम सफर तक पहुंचा दूंगा। उस आदमी की बातें हम दोनों को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। इधर मेरा दोस्त रितेश तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था। मैंने रितेश को कहा, भाई तू चिंता मत कर, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। मैंने उस भयानक स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह से हिम्मत जुटाते हुए मैंने उस ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया। ट्रक का दरवाज़ा खोलते ही जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार में भाग रही थी। हालांकि सड़क के ऊपर इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने दरवाज़ा खोलकर नीचे की तरफ देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ट्रक से नीचे कूदने का मतलब है इस वक्त अपनी हड्डी पसलियाँ तोड़वाना। ऐसे में इस वक्त ट्रक से नीचे कूदना हमारी बेवकूफ़ी थी, इसलिए मुझे सही समय का इंतज़ार था कि कब ये ट्रक धीमी गति से चले और मैं और रितेश किसी तरह से मौका पाते ट्रक से नीचे कूद जाएं। लेकिन हमने जो सोचा था हुआ बिल्कुल उसका उल्टा। ट्रक की रफ्तार कम होने के बजाय ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगा। उस ड्राइवर के चेहरे पर अभी भी एक डरावनी मुस्कान थी। वो शैतानी मुस्कान कहीं ना कहीं हम दोनों की मौत के गुनगुनाने का संकेत था। वो ट्रक इतनी ज़्यादा रफ्तार से भाग रही थी कि अगर वो गलती से भी डिसकंट्रोल होती तो ट्रक या तो पलट जाता या फिर सड़क के बगल में उतरकर किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा जाता, और अक्सर वही होता जिस चीज़ का मुझे डर होता। इस बार भी ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया। वो ड्राइवर अभी भी मुस्कुरा रहा था और देखते देखते मेरी आंखों के सामने उस ट्रक ड्राइवर ने उस ट्रक को सड़क से नीचे उतार दिया। उसके बाद क्या था, सड़क से नीचे उतरने के बाद ट्रक सीधा एक विशाल से पेड़ से टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि पेड़ से टकराने के साथ ही हम दोनों की आंखें एकदम से बंद हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे हम दोनों ने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की तो हमने देखा कि हम उस पेड़ के आसपास गिरे पड़े थे और हमारे हाथ पैरों से खून बह रहा था। हम दोनों इस वक्त तक बहुत ही बुरी हालत में थे। अब हमें वो ट्रक ड्राइवर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस ट्रक ड्राइवर को अपने आसपास ना पाकर हम दोनों हैरानी के साथ इधर उधर देखने लगे। लेकिन अब ना ही तो हमें वो ट्रक ड्राइवर कहीं पर भी दिखाई दे रहा था और ना ही उस ट्रक का कोई ठिकाना था। हम दोनों को एक बार के लिए तो लगा कि हम दोनों अब यहाँ से बचकर भाग जाएंगे, लेकिन हम जैसे ही उठकर सड़क तक पहुंचे तो आगे का दृश्य देखकर फिर से फटकर हमारी हाथ में आ गई।
दरअसल हमने देखा कि सामने की ओर हमें एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वो बिल्कुल उसी तरह से दिखने वाली औरत थी जैसा कि हमने ट्रक में पहले 2-3 महिलाओं को देखा था। उस महिला को देखते मेरे दोस्त रितेश ने बोला, भाई अब हम दोनों को आगे भागना चाहिए या फिर पीछे। उसकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर हम पीछे भागते तो भी हम डायनों के साए में फंस जाते हैं, और अगर हम आगे जाते हैं तो भी वो डायन हमें जिंदा नहीं छोड़ती। ऐसे में हम दोनों अब भयंकर विकट परिस्थिति में थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। तभी मेरे दोस्त रितेश ने कहा, भाई एक काम करते हैं, तो थोड़ा आगे निकल और मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, क्योंकि अभी तो उस औरत ने अपने चेहरे को उस तरफ घुमाया हुआ है। अगर वो जल्दी से इस साइड देख लेती है तो हम दोनों भागते हुए कहीं छुप जाएंगे, और अगर हम उसे चकमा दे देंगे तो फिर हम भागते हुए उससे आगे निकल जाएंगे। पहले तो मुझे आगे रहना ही ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने तुरंत ही रितेश के बताए मुताबिक उस औरत की तरफ चलना शुरू कर दिया। हम दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमारी धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज मेरा कलेजा फटकर बाहर निकल जाएगा। अब मैं उस औरत के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। मैं उस महिला के इतने पास पहुंच गया था कि अगर वो गलती से भी पलटकर मुझे देख लेती तो शायद वो मेरा वहीं पर काम तमाम कर देती। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं चुपके चुपके उसके बगल से निकल गया और उस औरत की नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी। मेरे दोस्त ने भी इसका फ़ायदा उठाया और वो तुरंत ही मेरे पीछे पीछे भागता हुआ उस महिला या फिर यूं कहें कि उस डायन के करीब से निकल गया। हम दोनों उस महिला के करीब से इसलिए भी निकल पाए थे क्योंकि हम सड़क से नीचे उतरकर चल रहे थे, ताकि हम उस महिला को बिल्कुल भी नजर ना आ सकें। शायद अगर हम उसे दिख जाते तो फिर उसके हाथ में जलता हुआ दिया ना होकर हम दोनों में से किसी की भी गर्दन होती। उस औरत से बचते बचाते हम किसी तरह से आगे तो निकल गए थे, लेकिन आगे हमारे लिए सफ़र और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। इस बार मैं जैसे उस औरत को बीट करके आगे निकला तो मैंने देखा कि आगे इस बार मुझे एक नहीं बल्कि 3-3 महिलाएं नजर आई, और उनके बगल में मुझे वहीं खड़ा हुआ ट्रक नजर आ रहा था। उस ट्रक और उन महिलाओं को देखकर मेरे पैर एकदम से रुक गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो ट्रक वाला भी वहीं पर मौजूद था और दूसरी तरफ वहां पर 3 डायन भी थी जिनको पार करना इतना आसान नहीं था। ऊपर से इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे और हमारे हाथ पैर भी खून से लथपथ हो चुके थे। फिर इसी बीच मेरे दोस्त रितेश ने बोला, भाई इस बार भी हमें फिर से पिछली बार की तरह ही कोई नया रास्ता अपनाना होगा। अगर हम दोनों को इन्होंने देख लिया तो फिर तो हम दोनों जिंदा नहीं बचने वाले। उसकी बात भी मुझे काफ़ी हद तक ठीक ही लग रही थी। अगर इन महिलाओं ने हमें गलती से भी देख लिया तो फिर हमारा बचना नामुमकिन था। वो हमें सीधा मौत के घाट उतार देंगी। ऐसे में मैंने रितेश को बोला, भाई तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकल ही जाएंगे। वैसे तो वो रास्ता पूरा डरावना था, लेकिन हमने जिस तरह से उस रास्ते को पार किया था अब उस हिसाब से हमारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत भी आ गई थी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके निकलने की फिराक में रहते, लेकिन वहाँ हर जगह कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती। तभी मेरे दोस्त रितेश ने कहा, भाई तुम बगल में से सड़क के नीचे से चलो और ट्रक के बगल से छिपते हुए यहाँ के एरिया को पार कर लो। जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने उस ट्रक के बगल में से होकर वहां से गुजरना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस रास्ते को मैं अभी पार करने में लगा हुआ हूँ वही मेरे लिए काल बन जाएगा। जैसे मैं उस रास्ते को पार करते हुए आगे निकलने लगा तो अचानक उस ट्रक का दरवाजा खुला और वो आदमी तुरंत ही नीचे उतर गया। इस बार उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और कहा, कैसे हो भाई साहब, सब ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उस आदमी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अभी भी मेरे दिल में सुई की तरह चुभ रहा था। उसकी वो डरावनी आंखें बहुत ही भयानक लग रही थी। मैंने उस आदमी को बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? इससे पहले कि मैं उससे कुछ और बोल पाता कि उसने ट्रक के अंदर से एक सरिया निकाला तो मैंने देखा कि वो सरिया पूरा खून से लथपथ था और शायद अब वो उस सरिया से मेरे ऊपर अटैक करने वाला था। ऐसे में मैं पीछे घूमा और फिर से रितेश के पास भागा। हम दोनों अब पीछे की तरफ भागने लगे। हालांकि हम इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पीछे की तरफ भागने के बाद भी हम दोनों इतनी आसानी से बचने नहीं वाले, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और फिर से पीछे की तरफ ही भागते रहे। थोड़ी दूर तक भागने के बाद जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो उस अंधेरे में हमें कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। हमें एक बार के लिए चैन की सांस मिली और उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला, भाई आज तो हम बुरी तरह से फंस गए हैं यार, अब पता नहीं आगे क्या होगा।
मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम दोनों करें तो करें क्या। इतने में रितेश ने कहा, देख भाई, उस जंगल की तरफ एक रास्ता निकलता है। जैसे ही मैंने उस रास्ते की तरफ देखा तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो रास्ता उस सड़क से सटकर दूसरी तरफ निकलता था। ये हमारे लिए उम्मीद का एक दिया था जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता था। उसके बाद हमने ऐसा ही किया। हम उस रास्ते में घुसने वाले थे कि तभी रितेश ने बोला, नहीं भाई, ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, वो देखो सामने की तरफ। जैसे ही मैंने सामने देखा तो हमें वहां कुछ लोग नजर आए, पर हैरान की बात तो ये थी कि उन लोगों का बिहेव बड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि वो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग थे, और वैसे भी उस जनजाति के लोग इतनी रात को तो हमें जिंदा नहीं छोड़ते, इसलिए हमें यहीं पर रुकना बेहतर होगा। हमें अब इंतजार था तो सूरज की पहली किरण का, क्योंकि उसके बाद तो इस रास्ते से भी सारा खतरा निकल जाता है। किसी तरह से हम दोनों को आज की रात सरवाइव करना था। फिर हमें एक विशाल सा पेड़ दिखा और उस पेड़ के नीचे जाकर हम दोनों छिप गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि हम तो पूरी रात उस पेड़ के नीचे छुपे रहे। फिर जब सुबह हुई तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। फिर जब हमने आगे जाकर देखा तो अब हमें वहां कोई भी ना तो ट्रक दिखाई दे रहा था और ना ही किसी तरह की हलचल थी। फिर किसी तरह से हम दोनों अपनी जान बचाकर वहां से निकल तो गए, लेकिन उस रात ने हमारे जहन में इतनी भयानक यादें डाल दी थी कि आज भी जब उनको याद करते हैं तो महसूस होता है कि हमने भूत पिशाचों को इतने करीब से देखा था कि जैसे मौत हमें छू कर निकल गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।